नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े बदलाव की, जो आने वाले समय में हमारी संसद की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी लोकसभा का साइज, मतलब उसमें सांसदों की संख्या, बहुत जल्दी ही काफी बढ़ सकती है। तो चलिए इन बड़े बदलावों की गहराई में चलते हैं। 850। अब आप सोच रहे होंगे ये नंबर क्या है? ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारी लोकसभा में सांसदों की नई प्रस्तावित संख्या है। और ये एक ऐसा बदलाव है जिसका असर हम सब पर, मतलब भारत के हर नागरिक के प्रतिनिधित्व पर पड़ सकता है। तो आज हमारी पड़ताल का सेंटर पॉइंट यही नंबर है। तो सवाल यही उठता है कि क्या यही है हमारी लोकसभा का भविष्य? क्या ज्यादा सांसद होने का मतलब है कि लोगों की आवाज बेहतर तरीके से सुनी जाएगी, या फिर इससे राजनीतिक उलझनें और बढ़ जाएंगी? चलिए इसी गुत्थी को आज एक एक करके सुलझाते हैं। इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि संसद में ये बड़े बदलाव हैं क्या, फिर जानेंगे कि लोकसभा का नया रूप कैसा हो सकता है, महिला आरक्षण का रास्ता इससे कैसे खुलता है, और ये चंडीगढ़ पर अचानक नया विवाद क्यों खड़ा हो गया है। और हाँ, आखिर में एग्जाम्स के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें भी कवर करेंगे। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? सरकार ने संसद की बनावट में सुधार के लिए कुछ बहुत ही जरूरी बिल्स पेश किए हैं, और इन सब में सबसे अहम है 131वां संविधान संशोधन विधेयक, जो एक तरह से इस पूरी कवायद की नींव है। देखिए, ये तीनों बिल ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको अलग अलग नहीं समझ सकते। पहला है संविधान संशोधन बिल, जो संसद का आकार बढ़ाने की इजाजत देता है। दूसरा है परिसीमन बिल, जो ये तय करेगा कि ये नई सीटें किन इलाकों में जाएंगी। और तीसरा बिल महिला आरक्षण को हकीकत बनाने का रास्ता साफ करेगा। तो अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव पर, और वो है लोकसभा में सीटों की संख्या में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी। अब यहां देखिए ये बदलाव कितना बड़ा है। अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं और प्रस्ताव है इसे सीधा 850 करने का। आपको पता है 1971 की जनगणना के बाद से लोकसभा सीटों की संख्या में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। ये इसलिए किया गया था ताकि जो राज्य अपनी आबादी कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान ना हो। लेकिन अब देश की आबादी काफी बढ़ चुकी है, तो बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए ये प्रस्ताव लाया गया है। ठीक है, सीटें तो बढ़ जाएंगी, पर सवाल यह है कि ये नई सीटें बांटी कैसे जाएंगी? इसका फैसला कैसे होगा? इसका जवाब है परिसीमन। अब ये परिसीमन क्या होता है? आसान भाषा में समझिए, ये चुनावी नक्शे को फिर से बनाने जैसा है। जैसे जैसे किसी इलाके की आबादी बदलती है, तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर सांसद लगभग बराबर लोगों का प्रतिनिधित्व करे, चुनाव क्षेत्रों की बाउंड्री को फिर से तय किया जाता है। और इस बहुत बड़े काम के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक नया परिसीमन आयोग बनाया जाएगा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। आमतौर पर क्या होता है, परिसीमन अगली जनगणना के बाद होता, जो 2026 के बाद होनी थी। लेकिन ये नया संशोधन सरकार को ये पावर देता है कि वो 2026 की जनगणना का इंतजार ना करे और जो भी लेटेस्ट आंकड़े मौजूद हैं उन्हीं के आधार पर यह प्रक्रिया शुरू कर दे। मतलब चुनावी नक्शे को बदलने का काम तेजी से हो पाएगा। चलिए अब बात करते हैं एक और बहुत ही जरूरी मुद्दे की, महिला आरक्षण की, और देखते हैं कि ये जो बदलाव हो रहे हैं वो कैसे सालों से अटके महिला आरक्षण को लागू करने में मदद करेंगे। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है, वो कानून तो बन चुका है। लेकिन उसमें एक पेंच था, एक शर्त थी कि ये तभी लागू होगा जब नई जनगणना और परिसीमन का काम पूरा हो जाएगा, और इसीलिए ये नए प्रस्ताव इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो नए संशोधन हैं वो इसी शर्त को हटाने के लिए हैं, ताकि महिला आरक्षण को 2029 के आम चुनावों से पहले ही लागू किया जा सके। पर यहीं पर राजनीति शुरू हो जाती है। विपक्ष का कहना है कि इसे फौरन लागू करना चाहिए, जबकि सरकार का तर्क है कि सही प्रतिनिधित्व के लिए पहले परिसीमन जरूरी है। ये दिखाता है कि इन बड़े सुधारों को लेकर राजनीतिक माहौल कितना गर्म है, और ये भी कि संवैधानिक सुधारों पर भी राजनीतिक सहमति बनाना कितना मुश्किल काम है। अच्छा, लोकसभा और महिला आरक्षण के अलावा एक और मुद्दा है जो काफी गरमाया हुआ है, और वो है चंडीगढ़। एक ऐसा प्रस्ताव है जो चंडीगढ़ के प्रशासनिक कंट्रोल से जुड़ा है। प्रस्ताव ये है कि चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाया जाए। अब आप सोचेंगे कि अनुच्छेद 240 आखिर है क्या और इससे फर्क क्या पड़ेगा?
तो देखिए, अनुच्छेद 240 ना राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो कुछ यूनियन टेरिटरीज के लिए सीधे नियम बना सकें जहां अपनी विधानसभा नहीं है। अब तक क्या होता है, पंजाब के गवर्नर ही चंडीगढ़ के प्रशासक भी होते हैं। लेकिन अगर ये बदलाव हुआ तो चंडीगढ़ पर केंद्र का सीधा कंट्रोल आ जाएगा, एक अलग प्रशासक नियुक्त हो सकता है और पंजाब का प्रभाव कम हो जाएगा। और बस इसी वजह से पंजाब के राजनीतिक दल इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। वे इसे शहर पर पंजाब के ऐतिहासिक दावे को कमजोर करने की कोशिश और फेडरलिज्म यानी संघवाद के ढांचे पर हमला मान रहे हैं। इतने कड़े राजनीतिक विरोध के बाद गृह मंत्रालय को सामने आके सफाई देनी पड़ी कि भाई अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है, ये प्रस्ताव सिर्फ विचार के लिए है। ये दिखाता है कि चंडीगढ़ का मुद्दा कितना सेंसिटिव है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, खासकर उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि यहां से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। ये टेबल आपके लिए एक तरह की क्विक रिवीजन गाइड है। इसमें साफ साफ लिखा है कि कौन सा बिल क्या करेगा और किस संवैधानिक अनुच्छेद पर इसका असर पड़ेगा। एग्जाम के नजरिए से ये स्लाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को तो आप कहीं लिख ही लीजिए। नई लोकसभा सीटें 850। परिसीमन की भूमिका क्या है? महिला आरक्षण एक्ट का पूरा नाम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। और सबसे जरूरी, कौन कौन से आर्टिकल्स बदले जा रहे हैं? 81, 82, 334A। और चंडीगढ़ विवाद अनुच्छेद 240 से जुड़ा है। ये सब सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आखिर में सवाल यही है, भारत जैसे विशाल और लगातार बदलते देश में सही मायने में प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? ये प्रस्ताव एक जवाब देने की कोशिश तो करते हैं, पर साथ ही संघवाद, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक शक्ति को लेकर कई नए और गहने सवाल भी खड़े कर देते हैं। इन बदलावों का नतीजा चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, ये भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को एक नई दिशा जरूर देंगे।